नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो मध्य प्रदेश की जनता का जो इंतजार हो रहा था, पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल की धड़कनें तेज थीं क्योंकि बजट पेश होने वाला था। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की मोटा मोटी तस्वीर सबके सामने रख दी थी और उससे एक आभास हो गया था कि इस बार के बजट में क्या हो सकता है। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बजट का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा, लेकिन जितनी उम्मीद, जितनी फिगर चल रही थी खबरों में, उस हिसाब से साइज नहीं बढ़ा। लेकिन आज बजट पेश हो गया, जनता का इंतजार खत्म हो गया और जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है। पिछले बजट में भी कोई नया टैक्स नहीं लगा था और इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगा है। और जो बजट की बात है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है ज्ञान। और कहा गया कि ज्ञान आधारित बजट है। ज्ञान का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ज्ञान की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि ज्ञान से सरकार का अभिप्राय दरअसल क्या है। ज्ञान में पहला शब्द है जी, जिसका मतलब है गरीब, यानी बजट गरीब पर फोकस है। दूसरा शब्द है वाई, यानी युवा, युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला बजट है। तीसरा शब्द है ए, यानी अन्नदाता, यानी किसान, तो किसानों का भी ध्यान इस बजट में रखा गया है। और चौथा वर्ड है एन, यानी नारी, तो यानी नारियों के लिए भी इस बजट में काफी सारी योजनाएं, उनके लिए काफी सारा पैसा आवंटित किया गया है। और केवल इतना ही नहीं, ये कहा गया है कि ज्ञान से ज्ञानी की तरफ हम बढ़ेंगे। यानी इन चार शब्दों के अलावा एक शब्द और इसमें जुड़ जाता है, वो है आई, और इसका मतलब है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए इस बजट पर फोकस किया गया है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया है। जो ज्ञान से ज्ञानी की बात मैं कह रहा था, वही यहां पर परिलक्षित है। मध्य प्रदेश में यह पहला रोलिंग बजट है। सरकार ने अपने बजट में विकास और सामाजिक सुरक्षा का खाका खींच दिया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एमपी के बजट में किसको क्या मिला और यह बजट एमपी को किस दिशा में ले जाएगा, और यह बजट क्या जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला है, यह बजट क्या मध्य प्रदेश के लिए एक नई उम्मीद के रास्ते खोलता है, यह बजट जो मध्य प्रदेश की छवि रही है कृषि प्रधान राज्य की, और जो ज्ञान से ज्ञानी की बात है, उस दिशा में कदम बढ़ाने वाला है। तमाम पहलू हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें, हमारे साथ कौन कौन इस समय चर्चा में शामिल है। हमारे साथ कपिल होलकर जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे प्रोफेसर अतुल दुबे, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिल मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी, महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जबलपुर के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में शामिल रहेंगे, क्योंकि जब बात बजट की होती है तो भाई उसका सियासी एंगल भी होता है। और यह कहा जाता है कि बजट केवल अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र का विज्ञान नहीं है, बजट में सियासत का भी गुणागणित होता है। वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, और सबसे पहले हम रुख करेंगे वंदना त्रिपाठी जी का, क्योंकि उनकी सरकार का बजट है। वंदना जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है, ये जो बजट आया है, ये मध्य प्रदेश की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, जरूरतों को, उम्मीदों को कैसे पूरा करने वाला है? जी नमस्कार अनंत जी, और बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय वित्त मंत्री जी को का आभार। उन्होंने मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो सर्वसमावेशी एक बजट प्रस्तुत किया है, जो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के लिए जो संकल्पित हम हैं 2047 के लिए, उसको भी आगे बढ़ाने वाला बजट है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आज बजट आया है और लगभग 4,38,317 करोड़ रुपए का जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ख्याल रखा गया है। उसके अलावा दो और जो इसमें वर्ड्स ऐड किए गए हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, जिसपे हमारा फोकस रहेगा। आपने देखा फिस्कल डेफिसिट को भी हमने मेंटेन किया हुआ है, जैसा कि आपने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देखा है, उसे 4% मेंटेन किया हुआ है।
कर्ज को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। वो कर्ज भी हमारा जीडीपी और जीएसडीपी के अनुकूल है, एफआरबीएम एक्ट के अनुरूप है और भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने कर्ज लिया है। अभी जो बजट आया है उसमें सबसे विशेष बात यह है कि कोई भी नया कर जनता पर, किसी भी प्रकार का कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया गया है जी। महिलाओं के लिए, महिलाओं और बाल विकास के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कृषि और ये सब आंकड़े हैं जिन पर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। जी, बजट में आपने देखा जी आपका ओपनिंग कमेंट हो गया। मैं सीधे अब रुक करना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता का। संगीता शर्मा हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। आपने वंदना जी को सुना, इधर गुलाब उधर गुलाब, यहां गुलाब वहां गुलाब, फूल ही फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, ये इनके बजट का सार है। आप एक विपक्षी पार्टी होने के नाते इस बजट को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया देंगी? देखिए अनंत जी, हमारा तो सोचना यह है कि जो कर्ज में डूबी हुई सरकार है, जो गले गले तक कर्ज में डूबी हुई है, वो कैसा बजट पेश कर सकती है, ये आज हमें देखने को मिला है। ये टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स ऑलरेडी लोगों पर इतना ज्यादा है, बोझ बना हुआ है। कर्ज की बात करें तो हर प्रत्येक व्यक्ति का पर लगभग 60,000 रुपए का कर्ज हो चुका है और सरकार बजट से पहले भी कर्ज ले रही है। कर्ज लेकर सरकार चला रही है और सरकार में भी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो बजट इनको देना चाहिए था, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया इन्होंने नहीं बताया। जो हम कह रहे थे कि जो समर्थन मूल्य होता है, जो इन्होंने चुनाव के समय कहा था, उस समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाया। इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हम धान पर 3100 करेंगे और गेहूं पर 2700 करेंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने चुनाव के बाद ये भी कहा था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपया दिया जाएगा, परंतु वो भी नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की और आईटी की बात करें तो हर जगह पर सरकार ने बजट बहुत तोल मोल कर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आईटी पार्क की बात करें तो आज तक आईटी पार्क पिछले 5 बजट से तो मैं ही सुन रही हूँ कि आईटी पार्क बन के तैयार। तो ये जो पूरा ओवरऑल मैं बजट देख रही हूँ उससे ये समझ में आ रहा है कि बजट तो आया है पर जमीन पर कैसे उतरेगा और क्या होगा, ये अभी सोच का विषय है। क्योंकि मुझे लगता है कि बजट केवल 2 साल के लिए बनाया गया है लगभग, क्योंकि अभी सिंहस्थ आने वाला है और सरकार फिर से बदलने वाली है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। बजट पे चर्चा कर रहे हो, आप सियासी शगुफा छोड़ रही हैं। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा किसानों के लिए क्या किया गया है, स्पष्ट नहीं है कुछ भी। 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं जो हमारे एकदम सीधे सीधे सामने है। 2026 किसान कल्याण वर्ष होगा, यानी कि किसानों को ध्यान में रखते हुए पूरा फोकस किसानों पर इस पूरे वर्ष में रहने वाला। उसमें योजनाएं भी शामिल हैं और तमाम चीजें शामिल हैं। सबसे अहम बात, 3,000 करोड़ की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसका सीधा सीधा मकसद है बिजली का खर्चा ना हो और किसान उस सोलर पंप से अपनी खेती किसानी तो करे ही करें, और अगर सरप्लस बिजली है तो उसको बेचकर उससे पैसा भी कमा सकते हैं। आपकी टिप्पणी, फिर मैं आता हूं वंदना जी के पास। देखिए, मध्य प्रदेश में 70% किसान हैं और जो बजट आया है उससे आप लगा लीजिए अंदाजा कि किस तरीके से 70% किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार 1 लाख करोड़ का जो पंप लगाने की बात कर रही है। तो आप उससे समझ लीजिए कि बजट किस तरीके का आया है। क्या पूरे 70% किसानों का इसमें हो पाएगा, ये सवाल है हमारा। और दूसरा ये है कि किसान की बात तो करते हैं पर किसानों को राहत देने वाला कोई बजट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। विस्तृत में जब इस बजट को पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। आपने योजना की बात की, इतने किसान है, संख्या है, और 1 लाख जो सोलर पैनल उससे नहीं सरेगा। आप भी जानते हैं जब कोई योजना बनती है, कोई नया कदम उठाया जाता है तो उसमें एक सैंपल साइज के तौर पर उस योजना को लागू किया जाता है, फिर उसके फायदे देखे जाते हैं, फिर यह देखा जाता है कि कहां कहां इसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बाद योजना का दायरा बढ़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि उस हिसाब से इस चीज को देखना चाहिए? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही। वंदना जी का रुख करना चाहूं। वंदना जी, एक त्वरित टिप्पणी आपकी जो बात संगीता जी ने कही है। देखिए, किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर उसी प्रकार चलती रहेंगी और 1,15 लाख रुपए का जो 1.15 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान किसानों के लिए किया गया है, उसमें मैं संगीता जी को कुछ विस्तृत में, क्योंकि उन्होंने शायद बजट को अभी पढ़ा नहीं है, उन्हें जानकारी दे दूं।
कि गौशाला योजना की राशि में वृद्धि, किसानों के पशुपालन को बढ़ावा, सोलर सिंचाई पंप 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को प्रदान किए जाएंगे। कृषक उन्नत योजना जो है उसमें 5500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषक प्रोत्साहन राशि, किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का दूध, और सबसे बड़ी बात दुग्ध उत्पादन को लेकर हमने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को दुग्ध कैपिटल बनाने के लिए हम संकल्पित है। उसके लिए भी हमारे बजट में आता हूं वंदना जी आपके पास। अब यहाँ पर जो चर्चा में शुरुआती बातें उठी हैं उसमें एक बड़ा मसला यहाँ पर संगीता जी ने उठाया, और वो है कर्ज का। जब कर्ज की बात सुनते हैं कि आम आदमी के दिमाग में यह आता है कि हाय इतना कर्ज हो गया, कैसे चलेगा। लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की होती है, जब बात अर्थगणित की होती है, तो कर्ज को अलग अलग नजरिए से उसकी व्याख्या हो सकती है। कपिल होलकर जी, ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं। कर्ज का सवाल यहां पर उठाया कि कर्ज का साइज मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है, यह बात अभी यहां पर कही गई। आप इस कर्ज को कैसे परिभाषित करते हैं? यह कर्ज विकास को बढ़ाने वाला है या ये कर्ज अर्थव्यवस्था को डुबोने वाला है? देखिए, मैं आज सुबह से आपके चैनल पे भी आया था और अलग अलग चैनलों पे हूं, जहां पर मैंने एक चीज महसूस करी कि कर्ज को लेके काफी या तो कंफ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है, ये कहूंगा मैं। जब भी कर्ज अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अगर कर्ज का जो दायरा है, तो हम अभी अपना सकल घर राज्य उत्पाद का जो है, घरेलू राज्य उत्पाद का, वो करीब 30% के आसपास है। जो सरकार द्वारा जो 33% का है उसके हम आसपास हैं जी। अब यहाँ पे कर्ज लेना खराब नहीं है, पर कर्ज लेके किया क्या जा रहा है ये ध्यान देने योग्य है जी। अब हमारे यहाँ पे पिछला बजट जो था उसमें करीब कैपिटल एक्सपेंडिचर 17 से 18% था, बाकी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे जी। इस बजट में हमने 22% कैपिटल एक्सपेंडिचर ले आने की बात करी है। तो अगर आप कर्ज का उपयोग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, देन इट्स ओके कि आप वहां पे कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना में उसका उपयोग कर रहे हैं। पर अगर आप अपने खर्चे उसका उपयोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे वेतन या पेंशन या दूसरे खर्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो चिंता का विषय होता है जी। और जहां तक मैं समझूं तो मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति सर क्या है? रेगुलर बेसिस ये खर्च कहां हो रहा है? क्योंकि बजट में जो प्रावधान किया गया है पूंजीगत व्यय का, जितना मैं देख पा रहा हूं 80,266 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बार। बिल्कुल, करीब 22% का अलोकेशन पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है। जो अगर मैं कंपेयर करूं महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट से, तो वहां भी करीब इतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। तो सरकार ने पिछली शायद बजट की गलतियों से इस बार सीख ली है और यहां पे इसको बढ़ाया है। तो मुझे लगता है सरकार इस बात को समझ रही है, और अगर ये वाकई में इसको फॉलो कर पाते हैं, जो बजट का ड्राफ्ट है इसको फॉलो करते हैं और इतना इस मद में खर्चा कर पाते हैं और उसको खर्चा करते हैं, तो शायद ये भविष्य में हमारे प्रदेश की उन्नति के काम आएगा। चलिए मैं सीधे रुक करता हूं प्रोफेसर अतुल दुबे का। दुबे साहब भी अर्थशास्त्री हैं। सर, हमने कपिल जी का नजरिया जान लिया कर्ज को लेकर, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। कर्ज के बारे में कहा जाता है कि कर्ज लेकर अगर आप घी पी रहे हैं तो आप खुद को डुबो रहे हैं, मार रहे हैं, धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन कर्ज लेकर अगर आप उस कर्ज से चौगुना काम कर रहे हैं, उस कर्ज का रिटर्न आप कर रहे हैं और फिर विकास के नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो ये कर्ज आपके लिए फायदेमंद होगा और ये कर्ज आपको विकास की नई दिशाओं की तरफ ले जाएगा। आप मध्य प्रदेश को कहां रखते हैं कर्ज के पैमाने पर? देखिए, कर्ज लेकर के खाना खाने या फ्री सब्सिडी बांटने का प्लान होता तो यहां पर एक बार बड़ा क्वेश्चन उठता, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकतम जो है खर्च का अलोकेशन प्रोग्रेसिव कामों के लिए ज्यादा किया है। जैसे किसान को देखा जाए, किसान के ऊपर उन्होंने काफी किसानों को बेनिफिट देने के लिए तकरीबन 20% ऑफ टोटल बजट, जो कि हमारा 5.25 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 20% जो है किसानों के ऊपर खर्च किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं उन पर भी खर्च किया है, जिससे हेल्थ, वेल्थ और फिर वेल्थ क्रिएशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो वहाँ पर भी एलोकेशन किया गया है। इस बार अगर बजट को देखा जाए तो बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसान की उन्नति और बाकी की चीज़ों पर जो जिस तरह से एलोकेशन दिया गया है फंड का, वो तारीफ़े काबिल है।
यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्रेटिव बजट ना बनाया गया जी। है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इलेक्शन पास में है नहीं, ये भी एक रीजन था। और जैसा कि कपिल जी ने कहा कि पिछली गलतियों से सरकार ने सीखा है जी। उस बारे में ये अच्छी बात है कि इस बार का बजट ज्यादातर प्रोग्रेसिव कामों में किया गया है। थोड़ी और सुधार किए जा सकते थे, जैसे टूरिज्म सेक्टर पर थोड़ा एलोकेशन और बढ़ाया जा सकता था। ये जो खर्चे किए जा रहे हैं उनमें सुधार ये हो सकता था कि ट्रेनिंग बेस अगर कुछ डेवलपमेंट होता या ट्रेनिंग बेस अलोकेशन होता, क्योंकि खर्चे तो हम अलोकेट कर रहे हैं, या पैसे कहाँ पे खर्च होंगे या पैसों का डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगा, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर रहे कि उन पैसों को जहां पर हम डिप्लॉय कर रहे हैं वो लोग किस तरह से उसका उपयोग करेंगे। अगर इस पर फोकस किया गया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। आता हूं सर आपके पास। अब हम सीधे रुक करेंगे अखिल मिश्रा जी का, जनरल सेक्रेटरी हैं महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जबलपुर की। हम सीधे अखिल जी से एक ही सवाल पूछेंगे। सर, ज्ञान से ज्ञानी की तरफ यह उद्देश्य है, यह मकसद है, यह रास्ता है इस बजट का। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश वो संतुलन स्थापित करने में कामयाब होगा? इस बजट से वो नई पहल होगी कि एक जो छवि है कृषि प्रधान राज्य की, वो एक इंडस्ट्री की तरफ जाता हुआ राज्य नजर आएगा? क्या यहां पर वो संसाधन मौजूद हैं? क्या यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? क्या यहां पर वो माहौल मौजूद है? क्या यहां पर निवेशक उस दृष्टि से पैसा लगाने को तैयार होंगे? देखिए भाई साहब, आपने निरूप से बहुत सारी बात बोल दी बार में। मुझे लगता है मैं क्रमवार की बात कहूं, ज्ञान से तक की यात्रा। मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प, जो ज्ञान उन्होंने दिया हो, जो ज्ञान की बात हमको उन्होंने दी, उसको हमारे इस देवड़ा की राजनीति कर रहे। आपने इसको डिफाइन किया हुआ, मुझे लगता है इसको डिफाइन किया तो मैं खर्च करने सकता नहीं, लेकिन मूल है कि क्या हमारे मध्य प्रदेश में ये अवसर। अखिल जी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उनका ऑडियो जरा ठीक करें। अखिल जी देखिए, सिग्नल की शायद कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो स्पष्टतः जनता के पास जाने चाहिए, हमारे दर्शकों के पास जाने चाहिए। एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए, अगर आवाज में इस बार भी डिस्टर्बेंस आएगी तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अखिल जी जरूर। मैं ये कह रहा हूं से कि जो महत्वपूर्ण बात हमारे मध्य प्रदेश के लिए आप पूछ रहे हैं, इस बजट में वास्तव में क्या ये अक्सर हमको ये दे रहा है, क्या ये संदर्भ हमारे आवाज में डिस्टर्बेंस है, आवाज में डिस्टर्बेंस है। अखिल जी मैं माफी चाहूंगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कीजिए जरा क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। संगीता जी, आपने सुना इन बातों को, और ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे यहाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक संतुलित बजट यहां पर आया है, और अब डिपेंड इस पे होगा, जो सब लोगों के दिमाग में होता है कि आपने योजना तो बना दी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उस लेवल पर चीजों को देखना परखना होगा। संगीता जी संगीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है संगीता जी से हमारा संपर्क टूट गया है, या उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जरा आवाज ठीक हो, उन तक मेरी आवाज पहुंचे। संगीता जी हाथ उठाइएगा, आप तक आवाज पहुंचे तो। अखिल जी अब आप अपनी बात कह सकते हैं। सर, जो मेरा सवाल था आपसे, क्या माकूल माहौल है इंडस्ट्री के विकास का और एक संतुलन बनाने का कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हमारा कृषि देश रहा है, और लगातार इसने कृषि अब जीते हैं, कृषि में अच्छा काम करे, लेकिन निश्चित रूप से एमएसएमई जो कर रहे हैं वो कृषि के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला सेक्टर है। लगभग 25% की भागीदारी हम इसमें अपनी जीडीपी में देखते हैं। निश्चित रूप से आपने पूछा संसाधन हमारे प्रदेश में, आपने पूछा कि क्या ये अवसर है हमारे प्रदेश में। मैं आपको बताता हूँ, महाकौशल क्षेत्र जो है, यहाँ पर 13 मीठी पानी की नदियां हैं, यहाँ सारे मिनरल्स मौजूद हैं, यहाँ पर हर्बल बड़ी मात्रा में मौजूद है। बस अवसर है कि हम इसमें वैल्यू एडिशन कर सकें। वास्तव में एमएसएमई में निवेश को जो प्रोत्साहन दिया है हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, मैं स्वागत करता हूं उसका। लेकिन वास्तव में हमारे एक पहले से जो बात उठाई कि क्या रातल पर ये चीजें उतर पाएंगी, मेरी कंसर्न वहीं पर है कि अगर रातल में चीजें उतरती हैं, निश्चित रूप से ये हमारी सारे प्रदेश को एक आगे ले जाने का काम करने वाला बजट है। हमारे युवाओं में उनके अरमानों को पंख देने वाला बजट, मैं ऐसा मानता हूं। और वास्तव में यहाँ पर हिंदी के माध्यम से हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, बहुत संभावना हमारे प्रदेश में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जहां भी
विदेश प्रवास पर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी। अभी दावोस से जब वो सीधे ऊपर आए थे तो हमने उनका स्वागत भी किया था और उन्होंने ये घोषणा भी कराई थी कि कुछ भाग मेरे जबलपुर भी आएगा और जबलपुर भी अब इंदौर और भोपाल के साथ अग्रणी क्षेत्र में खड़ा होगा। अखिल जी, एक बड़ा सवाल ये उठाया जाता है विरोधियों की तरफ से खासकर कि भाई आप जा रहे हैं, आप विदेशों में जा रहे हैं, आप इन्वेस्टर मीट्स करवा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल क्या आ रहा है? एमओयू आप दिखाते हैं कि हमने इतने एमओयू साइन कर लिए हैं, इतने समझौता पत्र पर दस्तखत कर लिए हैं, इतने लाख के करोड़ के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर कितने उतर रहे हैं? वो उस दिशा में क्या देख रहे हैं आप? बहुत वाजिब प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस सरकार को एक पत्र सदैव लाना चाहिए कि जब भी कोई इन्वेस्टर मीट होती है, कोई भी कॉन्क्लेव होता है, हमने इसमें क्या पाया और वास्तव में क्या धरातल पर उतर पाया है। एक निश्चित समय सीमा के बाद समीक्षा करने की आवश्यकता सदैव बनी रहती है और हमारा चैंबर सदैव से मांग कर रहा है। देखिए भट्ट साहब, हमारे का ध्येय वही है, स्वच्छ व्यापार और स्वस्थ व्यापार। हम बिलीव करते हैं कि हम जो वास्तव में बात करते हैं उसको धरातल पर उतारेंगे और वास्तव में इसको होना चाहिए। ये केवल चुनावी बातें बनकर नहीं रह जानी चाहिए, चाहे सरकार की भी हो, लेकिन ये प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का सवाल। हम जब भी बात करते हैं तो हमको वास्तविक श्वेत पत्र लाना चाहिए और मैं सरकार के नुमाइंदों से करूंगा जो यहाँ बैठे हैं कि सरकार को ये बताएं कि जनता क्या सोचती है आपकी इन मीट्स में। तो निश्चित रूप से आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। जी अखिल जी, मेरा आपसे एक और सवाल यहां पर। हमने कहा कि हम ज्ञान से ज्ञानी की तरफ बढ़ेंगे। अब इस दो आई हैं यहां पर, एक है इंडस्ट्री, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मध्य प्रदेश कहां स्टैंड कर रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सीधे विकास जो व्यापार से जुड़े संगठन है, इंडस्ट्री से जुड़े संगठन, उससे आप देखते हैं चीजों को। अगर परेशानी है उससे आपको दो चार होना पड़ता है। अब इंडस्ट्री की जब बात आती है तो यहां पे 3 पैरामीटर है, पहला लघु, दूसरा मध्यम, तीसरा बिग इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश कहां स्टैंड कर रहा है इन तीनों स्तरों पर? और मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा होगी वो कहां से शुरू होगी? वो यात्रा कहां से शुरू होगी? क्या हमें लघु का विकास, मध्यम का विकास और फिर बड़ी इंडस्ट्री की बात करनी होगी, या फिर आप ये मानते हैं कि लघु ठीक है, मध्यम ठीक है और अब हमें बड़ा कदम, बड़ी इंडस्ट्री ये चाहिए? निश्चित रूप से आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात की है, बहुत महती भूमिका इन सब की ग्रोथ में। जो जितनी भी मध्यम चाहे बड़ी इंडस्ट्री के लिए बात आपने की। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब हमारी सड़कें चलने लायक नहीं हुआ करती थी पिछले वर्षों की बात, मैं एक लंबे पहले की बात कर रहा हूं, तो शायद हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ भी यहां पर नहीं थी। अभी हमारी सड़कें जिस प्रकार से हमारा टाइम बचा रही हैं, हमारा ईंधन बचा रही हैं, हमारा समय बचा रही हैं, निश्चित रूप से ये हमें प्रोग्रेसिव में लेकर जा रही है, हमारी ग्रोथ पर लेकर जा रही हैं। ये सारी बातें मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि ये छोटे से उत्पादन टर का उत्पादन का क्षेत्र है जहां पर हम काम करते हैं। वहां पर जब सड़कें गड्ढों से भरी हुआ करती थी तो नुकसान बहुत हुआ करता था जी। और जब सड़कें बहुत अच्छी बन गई तो हमारे छोटे किसानों का जो मटेरियल है वो बहुत कम नुकसान में बाजार में पहुंचने लगा। हमारे किसानों ने हमको बताया कि सड़कें बनने से हमारा ये लाभ हो रहा है, जो नुकसान हुआ करता था वो अब नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमारा लाभ बढ़ रहा है। देखिए हम तो खबरें दिखाते हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं, सड़कों को लेकर खबरें हम दिखाते हैं। आपकी भी बात सरकारी सर्कल में होती ही होगी, क्योंकि आप जो समस्याओं से दो चार होते हैं आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सड़कों की क्वालिटी को लेकर जरा बात कीजिएगा, बड़ा बवाल होता है उन पर भी। बरसात के दिनों में सड़कें उखड़ जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जरा उस पर ध्यान देने के लिए बात कीजिएगा। खैर, मैं संगीता जी का यहाँ पे रुक करना चाहता हूँ। संगीता जी, 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का सपना कितना प्रैक्टिकल है? ये 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। वंदना जी से मैं सवाल कर रहा हूं, संगीता जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। वंदना जी, ये सपना कितना प्रैक्टिकल लगता है? देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार पर बार बार आरोप लगते हैं कि हम योजनाओं को बंद कर देंगे, हम अपनी सरकार में कर्ज ले रहे हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत करती है, जिस प्रकार हर बार हम अपने विपक्षियों को गलत साबित करते हैं, और आपने देखा योजनाओं को निरंतर चलाए जाने की बात करी जा रही है। सबसे ज्यादा सवाल उठता है लाडली बहना योजना पर। एक लाडली बहना योजना को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह। मैडम, मैं योजना की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे सीधा सवाल यह किया कि 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश एक 2 ट्रिलियन
इकोनॉमी का जो आंकड़ा आया उस पर मैं बात कर रहा हूं, ये कितना प्रैक्टिकल है आज के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए? इसी विषय में मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस प्रकार से लाडली बहना योजना को लेकर एक बात की जाती थी कि ये योजना बंद कर दी जाएगी क्योंकि मध्य प्रदेश कर्जे में जा रहा है, क्या क्या आपने देखा कि योजना बंद हुई? नहीं, आज भी उस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। तो मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चल रही हैं वो तो निरंतर चल ही रही हैं, और नई योजनाएं अगर हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो दावा करते हैं 2047 में, उसकी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप पूरी तरह विश्वास है आपको, आप पूरी तरह भरोसामंद है आपको? बिल्कुल भरोसेमंद है। और आपने देखा आज स्वास्थ्य को लेकर भी बजट का आवंटन हमारे पास किया गया। स्पेशलिस्ट भी हैं, अब जरा हम उनसे जान लेते हैं इस नजरिए को लेकर उनकी क्या सोच है। कपिल जी, शुरुआत आपसे। जो एक फिगर दी गई जिसका जिक्र यहां पर हुआ और जो एक सपना है 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश, इस पर आपकी क्या सोच है? क्या उस दिशा में सही कदम बढ़ रहे हैं, या फिर यह सपना तो अच्छा है लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है? बिल्कुल, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई है। कल जो सरकार की तरफ से आंकड़ा आया था 2047 तक जी, तो आप इसको इस तरह से मान के चलें कि अगर आज हम 16 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद राज्य का, तो 12% प्रति वर्ष की दर से आपको बढ़ना होगा 1 ट्रिलियन जाने के लिए, 85 लाख करोड़ के आसपास आने के लिए। अब आपको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ होना एक चैलेंज होता है। टारगेट करना और एक लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं अगर, तो हमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा देना होगा। 60%, आज हम 60% हमारी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, और कृषि जो है वो वो आप इकोनॉमी को उससे नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पर फार्मर इनकम भी कम हुई है धीरे धीरे। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप पर फार्मर इनकम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार के अदर मतलब कपिल सर, आप ये कह रहे हैं कि कृषि के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी बढ़ना होगा। आप ये कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर और कृषि के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर होगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होगी। सर्विस सेक्टर, अनंत जी, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% है ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में। आप इस बात को समझे, मैन्युफैक्चरिंग केवल 15 से 18% के आसपास है। मतलब असली काम वहीं पे होना चाहिए। डेवलप्ड अच्छे स्टेट है, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लाना पड़ेगा, आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबल यूथ क्रिएट करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट की जगह ऐसे कोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे और रियल में तैयार करने में कोई फर्जी स्किल डेवलपमेंट नहीं चलाना होगा आपको। जिस तरह से अभी किसी चैनल में मैं देख रहा था कि फर्जी स्कूल खोले गए थे जहां पे स्किल डेवलपमेंट दिया गया, और बहुत बड़ा। चलिए, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की है सर, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है। मैं इसी सवाल को लेकर अतुल सर के पास यहां पर जाऊंगा। अतुल सर, अब आप देख रहे हैं इंडस्ट्री का नेचर बदल रहा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तकनीक ड्रिवन होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल एक होता जा रहा है, और अब एआई की तरफ हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और एआई चुनौती भी है और एआई समाधान भी है, दोनों ही चीजें हैं इसके साथ। अब बात यह है कि हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। अब अगर हम एआई आधारित इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर मसला आता है स्किल डेवलपमेंट का। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो बेस हमारे पास है? देखिए, बेस बनाना पड़ता है। अभी अगर हम देखें तो एआई की दौड़ में आज जो है ग्लोबल बेसिस पे हम 3रे नंबर पे आ गए हैं। अमेरिका, चाइना के बाद हमारा ही नाम लिया जा रहा है। तो इसके संबंध में अगर मध्य प्रदेश में थोड़ी से अलोकेशन बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए जिससे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को ले जाए। जैसे अभी कुछ विकास हो रहा है, इस बारे में भी बहुत सारे अलोकेशंस और कैपेक्स का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है। मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है जहां से सभी प्रदेश में चीज़ें सप्लाई करने में भी बहुत आसानी होती है।
तो यहाँ पर चाहे स्किल का हो या मैन्युफैक्चरिंग का बात हो, रॉ मटेरियल का बात हो, सभी सेक्टर, सभी स्टेट में आसानी से, क्योंकि हम मध्य में बैठे हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कम है, तो ये सारे अवसर का हमको लाभ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारे साथी लोग कह रहे थे, सभी लोग कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए या फर्जी चीजें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन किस तरह से उसका रोड मैप होगा, वो चीजें जो है अभी भी खुल करके बजट में या मिनट्स ऑफ स्पीच में इसमें भी नहीं निकल करके आई थी, जिसे देख करके हम कहें या आश्वस्त हो पाए कि ये सारी चीजें भविष्य में हो जाएंगी। मैं एक पॉइंट यहां पर जोड़ना चाहता हूं, शायद आप मेरी बात से सहमत हो कि जब सरकार नई दिशा में कदम बढ़ाती है तो सरकार केवल अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकती है, ये बात सत्य है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं वो भी आए, प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, और यहां पर खेल होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है सरकार एआई डेवलपमेंट के लिए फंड कुछ एलोकेट करे, ये कहे कि आप आइए हमसे फंड लीजिए, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले बहुत लोग होंगे। ऐसे उदाहरण हैं, कहीं का माल और कहीं का ठप्पा, और बता दिया कि हम एआई पे काम कर रहे हैं। इस पर निगरानी तंत्र भी मजबूत करना होगा। हाँ, यहां पर सभी का साथ होना चाहिए, जैसे सोसाइटी भी उसी तरीके से सहयोग दे जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है। चलिए, मैं सीधा अब यहां पे रुक करना चाहूंगा संगीता जी का, बहुत देर से हमारे साथ बातचीत उनकी नहीं हो पाई है। संगीता जी, एक लक्ष्य, अभी हमने सीएम मोहन यादव को सुना, एक लक्ष्य उन्होंने रखा 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश का मतलब क्या? खेती किसानी में हम आगे हो, सर्विस सेक्टर में हम आगे हो, शिक्षा में हम आगे हो, हेल्थ सेक्टर में हम आगे हो, टूरिज्म में हम आगे हो, इंडस्ट्री में हम आगे हो। ये जो टारगेट दिया है सीएम ने, ये टारगेट कितना अचीवेबल है, ये टारगेट कितना प्रैक्टिकल है आपकी निगाह में? देखिए, हम अभी तक जो बजट देखते चले आ रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी के आने के बाद से जो हम देख रहे हैं, तो विकास के नाम पर केवल बातें हो रही है और ये जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी इन्वेस्टर सबमिट होते हैं उसके बाद ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा कारखाना खुला है और कितने लोगों को रोजगार मिला है। यदि ये 2047 की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये स्वप्न ही रह जाएगा। जो आज की हकीकत को देखते हुए 47 की अगर हम बात कर रहे हैं तो विकसित भारत, देखिए इसमें निराशावादी की क्या बात है, आप बताइए। इन्होंने आईटी पार्क के लिए बोला था, वो आज तक नहीं बन पाया। इन्होंने इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके बाद कोई जमीन पर कुछ देखने को नहीं मिला। तो हम इस आधार पर बात कर रहे हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता इसलिए है कि जनता से जो वादे करते हैं, जैसे चुनाव से पहले कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, और आज बजट में इन्होंने सबका साथ तो लिया पर सभी के साथ विश्वासघात किया। चलिए तो हम वंदना जी, नहीं चाहते हैं कि जनता के साथ वंदना जी, आपकी प्रतिक्रिया। आईटी पार्क का एग्जांपल दिया, इन्वेस्टर समिट्स का एग्जांपल दिया, और उन्होंने कहा कि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। फटाफट आपका जवाब। देखिए अनंत जी, आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी दौरे किए हैं या जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, उनके माध्यम से लगभग 32,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। और देखिए हर चीज को एमओयू पर किसी को शक नहीं है। उन्होंने सवाल क्या उठाया? एक मिनट वंदना जी, एमओयू की बात नहीं हो रही है यहां पर, वो ये कह रही है कि जमीन पर कितने उतरे, सवाल उन्होंने ये उठाया। जी अनंत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में, कोई भी सेक्टर स्टैब्लिश करने में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कम से कम 5 साल लगते हैं उसे प्रॉपर स्टैब्लिश और उसे उसकी जो भी क्षमताएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने में। उसके लिए मैन पावर की हायरिंग करी जाती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। इन सारे कार्यों में 3 से 5 साल का समय लगता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो पौधा रोप रहे हैं वो कल जाकर हमें फल देगा। थोड़ा सब्र विपक्ष को रखना पड़ेगा। अगर कोई इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर दिखाएंगे, तो उन्होंने उसके लिए काम भी किया है। और आपने देखा था अभी जितने भी हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट, वंदना जी माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, एक अंतिम प्रतिक्रिया अखिल जी के यहां पर लेनी होगी। अखिल जी, जो सपना है, मैंने सबसे सवाल किया, जो सपना है 2047 में विकसित मध्य प्रदेश का, आप इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं? हाँ भट्ट साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा आपका। बिल्कुल सर, फटाफट बात लेकिन कंप्लीट कीजिए, वरना मुझे बीच में रुकना पड़ेगा। जरूर मैं अपनी बात दूं कि जो सलाहत आपने थी, हमने बहुत आनंद किए हैं को लेकर, लेकिन आज तुष्टि पूर्वक सकते हैं कि मेरा देश दूसरे पक्ष की तुलना बेहतर से दे रहा है।
और इसको कोई दो नहीं कि ये हमारी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। अब आपने जो बात 2017 चलिए, मैं ऐसा मानता- मुझे मैंने पहले ही कहा था अखिल जी, मुझे माफी के साथ आपको रुकना पड़ेगा, समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल सर आपका और कपिल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी पर खबरें जारी हैं।